हेलो। पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमें निचले श्वसन तंत्र के बारे में स्टडी करना है, पढ़ना है। तो निचला श्वसन तंत्र हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट है आपका निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 श्वास नली, नंबर 2 श्वसनिका, श्वसनी व श्वसनिका, और नंबर 3 फेफड़े। इनके बारे में आज हमें डिटेल में समझना है। श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी, ये डायग्राम हमने कल देख लिया था, लेकिन हमें निचला श्वसन तंत्र पढ़ना है तो मैंने दोबारा बनाया है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं श्वास नली। ये 2 भागों में बट रही है, इसको बोलते हैं श्वसनी। एक दायां भाग, एक बाईं तरफ चली जाती है। आगे जाके ये भी बहुत सारे भागों में विभाजित हो रही है, इसको बोला जाता है श्वसनिकाएं। ये जो रंध्र उपस्थित हैं इनको बोला जाता है कूपिका। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वास नली की। तो ये लगभग 5 इंच लंबी एक नली होती है। श्वास नली है वो 5 इंच लंबी एक नली होती है। इस तरह से होती है। यहाँ तो लेरिंग्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पर उपस्थित होती है ये श्वास नली। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है इसमें कैपिटल सी होता है। कैपिटल सी आकार के छल्ले लगे हुए होते हैं। इस तरह से छल्ले लगे हुए होते हैं। इन छल्लों का कार्य क्या होता है? ये जो श्वास नली है उस श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। अगर ये छल्ले नहीं होंगे, उपास्थि के बने हुए होते हैं छल्ले, ये छल्ले अगर नहीं होंगे तो श्वास नली आपस में चिपक जाएगी और चिपकने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आदान प्रदान नहीं होगा। तो सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं, किसमें? श्वास नली में उपस्थित होते हैं और इनका कार्य होता है श्वास नली की जो दीवारें हैं उनको आपस में चिपकने से ये रोकता है। श्वास नली के बारे में 2 पॉइंट ही हो गया। और तीसरा जो पॉइंट है श्वास नली का वो ये है कि इसके अंदर उपकला पाई जाती है। कोशिका समझ सकते हो आप। उपकला पाई जाती है जो क्या काम करती है? श्लेष्मा का निर्माण करती है। श्वास नली में उपकला उपस्थित होती है। ये उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है और ये श्लेष्मा क्या काम करता है? जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उस ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे धूल के कण, पराग कण या अदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन के साथ आ जाती है। तो ये श्लेष्मा क्या करता है? उस वायु को शुद्ध करता है, छानने का काम करता है। उस सारे जो भी अशुद्धि हैं उनको अपने अंदर ही रोक लेता है और फेफड़ों में शुद्ध वायु को भेजता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके श्वास नली के। पहला, इसकी लंबाई होती है 5 इंच। दूसरा, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। और तीसरा, इसमें उपकला उपस्थित होती है जो श्लेष्मा का निर्माण करती है और ये श्लेष्मा
ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ जो भी धूल के कण उपस्थित होते हैं उनको शुद्ध करके वायु फेफड़ों में भेजती है। श्वास नली आपका पूरा हो गया है। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं श्वसनी और श्वसनिकाएँ। ये श्वास नली आगे जाके दो भाग में विभाजित हो जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है, एक बाईं तरफ चली जाती है। इसको बोला जाता है श्वसनी, ठीक है। और दूसरा चलते हैं हम श्वसनिकाएँ। ये ही श्वसनी आगे जब फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों में जाकर ये बहुत सारे अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है, असंख्य भाग में विभाजित हो जाती है। ये सिर्फ आपको एक सिंबल के रूप में ही दिखाया हुआ है, प्रतीक के रूप में 2-4 दिखाए हुए हैं। ये होती हैं संख्या में असंख्य, तो ये आगे जाके असंख्य श्वसनिकाओं में, ये भागों में विभाजित हो जाती है, जिनको बोला जाता है श्वसनिकाएँ। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें कूपिका। ये श्वसनिकाओं में ही जुड़ा हुआ होता है टॉपिक। कूपिकाएँ क्या होती है? जहाँ पर श्वसनिका उपस्थित होती है, उसका जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर एक रंध्र उपस्थित होते हैं, बारीक छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं, जिनको बोला जाता है कूपिका। ये कूपिकाएँ जुड़ी होती हैं रक्त वाहिनियों से जुड़ी होती है, जिनको हम केशिका बोलते हैं। जो बारीक रक्त वाहिनियाँ होती है जिनको केशिका बोला जाता है, इन रक्त वाहिनियों से ये जुड़ी हुई होती है। और ये रक्त वाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल्स आपकी रक्त वाहिनियाँ होती है, उनसे जुड़ी हुई होती है, धमनी और सीरा है, उनसे जुड़ी हुई होती है। और वहाँ से ये ऑक्सीजन को लेके सीधा ही रक्त को भेजती है, और रक्त के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वापस से रक्त में मिलाया जाता है। रक्त के द्वारा दोबारा से ये जो केशिकाएँ होती हैं उन तक पहुँचाया जाता है, और उनके द्वारा कूपिकाओं के माध्यम से इसको मुँह के या नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम एक लाइन में अगर बोलें कि कूपिका का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करती है? केशिकाओं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान करने का कार्य है वो किसका होता है? कूपिका का होता है। आपका श्वसनी पूरा हो गया, आपका श्वसनिका कंप्लीट हो गया, और श्वास नली कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम फेफड़े की बात करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है आपका फेफड़े। फेफड़े संख्या में होते हैं 2। पहला पॉइंट जो बनता है फेफड़ों के ऊपर वो है ये लचीले, कोमल व हल्के पीले रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब इनका रंग गुलाबी क्यों होता है? ये जो फेफड़े होते हैं इनमें रक्त कोशिकाएं तो उपस्थित होती ही हैं, साथ में लसिका कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, जिनका कलर होता है हल्का येलोइश, मतलब हल्का पीला कलर, सफ़ेद कलर इस तरह से होता है। और लाल कलर होता है, लाल रंग होता है, वो रक्त कोशिकाओं की वजह से होता है। जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकी वजह से होता है। तो ये दोनों रंग आपस में मिलकर कैसा कलर बनाते हैं? हल्का गुलाबी रंग बनाते हैं। तो फेफड़े हैं वो लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनका रंग है वो हल्का गुलाबी होता है। इन फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो इसको पूरी तरह से एक आवरण के जैसे काम करती है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये उपस्थित कहाँ होते हैं? ये जो आपका चेस्ट एरिया है, ये जो भाग है, इसमें दाएं व बाएं तरफ मध्य पट के ऊपर स्थित होते हैं। दोनों तरफ दाईं व बाईं तरफ 2 उपस्थित होते हैं, और मध्य पट, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे डायफ्राम होता है, इस मध्य पट के ऊपर उपस्थित होते हैं। मध्य पट को डायफ्राम भी बोला जाता है, इसके ऊपर स्थित होते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से
लंबाई में छोटा होता है। दाहिना फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की अपेक्षा लंबाई में छोटा होता है, लेकिन चौड़ाई में अधिक होता है। जो बायां फेफड़ा है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई में अधिक होता है। दाहिना फेफड़ा लंबाई में तो होता है, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े में से लंबाई में तो होता है छोटा, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि चौड़ाई एक की कम होती है, बाएं फेफड़े की चौड़ाई कम होती है क्योंकि वहाँ पर हृदय उपस्थित होता है, और हृदय उपस्थित होने की वजह से चौड़ाई में तो ज़्यादा कौन सा होता है, दाहिना फेफड़ा होता है, लेकिन लंबाई में ज़्यादा कौन सा होता है, बायां फेफड़ा है वो लंबा ज़्यादा होता है। याद रखना, बायां फेफड़ा लंबाई में ज़्यादा होता है लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है क्योंकि हृदय उपस्थित होता है, और दाहिना फेफड़ा है इसकी लंबाई बाएं फेफड़े की अपेक्षा तो छोटी होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है। नंबर 4 पॉइंट, जो बायां फेफड़ा है, बाएं फेफड़े को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। वह दाएं फेफड़े को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट, लचीले, कोमल व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। दूसरा पॉइंट, दाएं व बाएं तरफ, ये स्थित कहाँ होते हैं, दाएं व बाएं तरफ मध्य पट के ऊपर स्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में तो छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में ये अधिक होता है। चौथा पॉइंट है, बाएं फेफड़े को तो 2 खंड में विभाजित किया गया है, और जो तीसरे खंड की जगह होती है उसके अंदर हृदय उपस्थित होता है, वह दाएं फेफड़े को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, इनको एक बार अच्छे से देख लेना, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 5 नंबर पॉइंट। जो फेफड़े हैं उसमें उपस्थित क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो श्वसनिका उपस्थित होती है, इसमें रक्त कोशिका उपस्थित होती है, लसिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कूपिका उपस्थित होती है, श्लेष्मा उपस्थित होता है। ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित होती हैं, असंख्य संख्या में उपस्थित होती है, और ये वायु को शुद्ध करने का काम करती है तथा वायु का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। ये आपका श्वसन तंत्र पूरा हो गया है। हम इसकी कार्य प्रणाली को एक बार इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये पूरा हो चुका है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद में पूरा अच्छे से समझा देती हूँ कैसे श्वसन तंत्र कार्य करता है। एक टॉपिक रह गया पहले आपका, ऊपरी श्वसन तंत्र देख लिया हमने, निचला श्वसन तंत्र देख लिया हमने। अब तीसरे नंबर पे था आपका श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां हमारे, जब हम श्वास लेते हैं और हम श्वास छोड़ते हैं उसमें मदद करती है। तो हम बोलेंगे भाई श्वसन मांसपेशियों का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है श्वास लेने व श्वास छोड़ने में मदद करना। ये हमारी मदद करती है, हमारे शरीर की मदद करती है श्वास को लेने में और श्वास को छोड़ने में। ये आंशिक दबाव बना देती है और उस दबाव के अंतर के कारण हम श्वास ले पाते हैं और श्वास छोड़ पाते हैं। दूसरा,
इसका उदाहरण कि कौन कौन सी है वो श्वसन मांसपेशियों में आता है, तो जो मध्यपट है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, मध्यपट या इसको डायफ्राम भी बोला जाता है, दोनों नाम आते हैं एग्ज़ाम में, डायफ्राम भी आता है और मध्यपट भी आता है। मध्यपट या डायफ्राम है वो इसका एग्जाम्पल है, श्वसन मांसपेशियों का एग्जाम्पल है, श्वास लेने व छोड़ने में ये मदद करती है। और एक छोटा सा टॉपिक और है श्वसन मांसपेशियों के बाद में, देखो श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। फेफड़ों में हम हवा भरते हैं, हवा भरते हैं तो जो ब्लड ये रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिका, कूपिका, इनमें क्या होता है, दाब की वजह से, आंशिक दाब की वजह से अंतर आ जाता है, दबाव बन जाता है और उस अंतर की वजह से हम जो श्वास ले पाते हैं उसको बोला जाता है बाह्य श्वसन। ठीक वैसे ही हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिका और उत्तक, मतलब जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के वक्त जो श्वसन काम में आता है उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। या रक्त कोशिकाओं और उत्तक के मध्य जो क्रिया चलती है श्वसन की, वो किस में आती है, आंतरिक श्वसन में आती है। यानी आंतरिक अंगों में जो श्वसन होता है उसको तो बोलते हैं आंतरिक श्वसन, और ये जो बाहर के अंगों में जो श्वसन होता है इसको बोला जाता है बाह्य श्वसन। ये आपका पूरा हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं और बता देती हूँ, इस मांसपेशी से रिलेटेड ये टॉपिक है। जब हम डायफ्राम है सिकुड़ता है, डायफ्राम में संकुचन होता है तो फेफड़ों में हवा भरती है। जब संकुचन होगा तो हवा फेफड़ों में भरेगी। यानी जब ये सिकुड़ता है तो फेफड़े पूरी तरह से हवा से भर जाते हैं। और जब इसमें शिथिलन होता है, जब फेफड़ों में शिथिलन होता है तो ये सारी हवा, जो फेफड़ों की हवा है, वो बाहर की तरफ छोड़ दी जाती है। ये भी श्वसन मांसपेशियों से जुड़ा हुआ ही है। और ये जो काम है संकुचन और शिथिलन का काम है, ये भी हमारे ये जो ये पार्ट है, जो फेफड़ों के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मांसपेशियाँ उपस्थित होती है। इसको संकुचित करने का काम और इसको शिथिलन करने का काम वो ही मांसपेशियाँ करती है। तो मध्यपट भी एक मांसपेशी है, श्वसन मांसपेशी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मांसपेशियाँ उपस्थित होती हैं। उनके नाम नहीं दिए हुए हैं लेकिन मध्यपट का नाम आता है। ये याद रखना, जब डायफ्राम में या मध्यपट में संकुचन होता है तो हवा फेफड़ों में भरती है, मतलब हम श्वास अंदर लेते हैं। जब डायफ्राम में संकुचन होता है हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं, और जब डायफ्राम में शिथिलन होता है तो हम श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतःश्वसन, उच्च श्वसन। अंतःश्वसन मीन्स अंदर की तरफ लेना और उच्च श्वसन मीन्स श्वास है वो बाहर की तरफ छोड़ना। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो बुक के अकॉर्डिंग है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ बता देती हूँ कि श्वसन है वो कार्य कैसे करता है, क्योंकि आपको जब बेसिक चीज़ पता होगी तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नाम आपको सबको पता है ही, तो मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले हम नोज, नाक के द्वारा सांस अंदर लेंगे, वो ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से जाएगा वो श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, यहाँ से श्वसनिका में, और श्वसनिका के बाद में यहाँ पर उपस्थित रहती है एल्वियोली, छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँच गई। ये जो एल्वियोली है इसके चारों ओर इस तरह से केशिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है। केशिका मतलब जो आपकी रक्त कणिका होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, शिरा है, धमनी है, ये यहाँ पर उपस्थित रहती है, बहुत बारीक होती हैं, उनको केशिका बोला जाता है। याद रखना, केशिका किसे कहते हैं, बारीक रक्त नलिकाओं को केशिका कहते हैं। तो इन जो रंध्र हैं इनके बिल्कुल ऊपर की तरफ छोटी छोटी केशिकाएं उपस्थित रहती हैं, और ये केशिकाएं जो आपकी रक्त नलियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा
ऑक्सीजन अंदर आते ही इस रंध्र के माध्यम से इन केशिकाओं से जुड़ेगा। अब केशिकाओं में आपको पता है कि लाल रक्त कणिका उपस्थित होती है। लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को खुद से बांध लेता है, जोड़ लेता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगी, इन केशिकाओं में उपस्थित है लाल रक्त कणिका, तो वो इसको क्या करेगी? खुद से जोड़ लेगी और खुद से जोड़कर उस ऑक्सीजन को भेज देगी कहाँ पर? रक्त नलिकाओं को भेज देगी। रक्त के माध्यम से ये सारा रक्त जाएगा कहाँ पर? अंगों तक जाएगा। जब अंगों तक पहुँचेगा तो अंगों में हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि बहुत सारे जो पोषक तत्व है उनको अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन उन पोषक तत्वों से मिलेगी तो वहाँ पर भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण होगा और भोजन का ऑक्सीकरण होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से किन में मिला दिया जाएगा? रक्त कोशिकाओं में मिला दिया जाएगा। वहाँ से वो हृदय तक जाएंगी, हृदय के द्वारा पंप किया जाएगा और हृदय से वापस से वो सारा रक्त कहाँ आएगा? फेफड़ों तक आएगा। फेफड़ों में ये जो कूपिकाएँ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेंगी और अवशोषित करके उसको बाहर की तरफ छोड़ देंगी, वापस से ऑक्सीजन को अंदर लेंगी और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है श्वसन। श्वसन टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं और हमारे जो शरीर है उसमें रक्त कैसे गति करता है, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको आपके व्हाट्सएप, स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा। आपको इनके सबके जवाब देने हैं और कल हम पढ़ेंगे रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। थैंक यू।